इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुने। मैं बीच में ही तपाक से बोल पड़ा, तुमने पीएचडी कर रखी है क्या? दोनों पर पूरा कॉलेज जानता है यार। लोग मिसाल देते हैं सौम्या और पल्लवी की दोस्ती पर फ़र्क इतना ही है, पल्लवी अपने खर्चे के लिए पढ़ाती है और वहीं सौम्या मजबूरी में। कैसी मजबूरी यार? मैंने पूछा। इसकी लालची चाची की वजह से। अभी कुछ सालों पहले सौम्या के चाचा जी का किसी एक्सीडेंट में पैर चले गए, जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री को बहुत घाटा हुआ। सौम्या ने दिन रात मेहनत करके उसे फिर से खड़ा किया तो चाची ने गल्ले पर अपने बेटे सौरभ को बैठा दिया और उसी फैक्ट्री में सौम्या को एक नौकर बना कर रखती है, जिसे कभी पगार भी नहीं मिलती। सौम्या को अपने ही घर और फैक्ट्री में नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। अभी कुछ सालों पहले ही उसने एमबीए में टॉप किया, लेकिन चाची ने इस कॉलेज में लगवा दिया ताकि सौम्या का एक भी मिनट बर्बाद ना हो जाए। इसे रुपयों की मशीन बनाकर रखना चाहते हैं, जिसके खुद के कोई ख्वाब पूरे नहीं होने दिए। तो क्या पल्लवी ने अपनी दोस्त के लिए आवाज़ नहीं उठाई? मैंने चौंकते हुए पूछा। पल्लवी भी कितना कर सकती है, आखिर है तो वो भी एक गरीब किसान की बेटी ही ना। जब इंसान खुद के अपने लिए नहीं लड़ना चाहता तो दूसरा भी कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। जब भी पल्लवी कुछ करती है, सौम्या उसे दोस्ती का वास्ता देकर रोक देती है। अच्छा यार, मेरे दूसरे लेक्चर का समय हो गया, मैं निकलता हूँ। तुम थोड़ी देर लाइब्रेरी में जाकर कुछ पढ़ लो, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना, कहकर राघव चला जाता है। मैं कुछ देर वहीं बैठकर सोचने लगा, पल्लवी कितनी बहादुर लड़की है, लेकिन मेरा बड़ा दुर्भाग्य कि वो रईस लोगों से नफरत करती है। आज पहली बार मुझे अपने अमीर बाप के बेटे का अफसोस होने पर अफसोस हो रहा है। तभी मेरी नज़र दूर से आती सौम्या पर गई, जिसमें पल्लवी की जान बसती है। उसके पास आसपास देखा, कहीं पल्लवी तो साथ नहीं, लेकिन वो अकेले ही आ रही थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, हेलो। वो थोड़ी सहम गई। मुझे इस तरह अचानक देखकर नीचे नजरें झुकाकर ज़मीन को ताकने लगी। अरे आप घबराइए मत सौम्या जी, वो क्या है ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। जी कोई बात नहीं, मेरी दोस्त पल्लू ने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपकी दोस्त आपसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए भड़क गई मुझ पर। वैसे आपकी दोस्त है बड़ी ही गुस्सैल। जी सौम्या, मुझे कहकर मेरी तरफ घूर कर देखने लगी, फिर नीचे देखकर मुस्कुराने लगी। सच कहें तो हमें भी उनके गुस्से से डर लगता है, लेकिन उनके इसी गुस्से में मेरे लिए फ़िक्र देखकर दिल में इतनी खुशी होती है कि शब्दों से बयान नहीं कर सकती। कहते हुए उसकी आंखें चमक आई। तो अब वो कहाँ है आपकी शेरनी? जी वो अपनी क्लास लेने चली गई, कहकर सौम्या मुस्कुराते हुए जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश में कहा, तो क्या आप भी अमीर लोगों से नफरत करती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बात करते अगर पल्लू ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी आप पर, सौम्या हिचकिचाते हुए बोली। तभी मेरे पास जसवंत सर का कॉल आ गया। मैं थोड़ी दूर जाकर उनसे बात करने लगा। फ़ोन करते ही देखा तो सौम्या जा चुकी थी। मुझे भी जसवंत सर बुला रहे थे। दूसरे दिन मैं कॉलेज में उसकी क्लास रूम के ठीक सामने दूर खड़ा पल्लू को देखने लगा। मुझे उसकी हर अदा अपनी ओर खींचती रही। पंखुड़ी से ओंठों से वो बोलती हुई किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी, लेकिन उसकी मुस्कान देखने के लिए भी उत्सुक था। पर अफसोस उसके स्टूडेंट भी उसे हिटलर मैडम कहते थे, क्योंकि वो कभी हंसती ही नहीं थी। जब तक वो क्लास लेती कोई भी स्टूडेंट अपनी नज़रें इधर उधर नहीं करता था। सच कहूँ तो छोटे उससे बहुत लगाव हो गया था। मैं दिन दिन सब कुछ भुलाता जा रहा था। बस मेरा रूटीन सा बन गया था उसे दूर से निहारना। क्या उसने आपको नहीं देखा? देखा नहीं,
खुद को घूरते हुए सुजल ने पूछा। वो हर काम पूरी ईमानदारी से करते थे। स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त बस उन्हीं में पूरी तरह लीन हो जाती थी। एक दिन मैं उसे छुप कर देख रहा था। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने सौम्या तीखी नज़रों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे। मैं वो राघव ने से मिलने आया था, तो आप छुपकर रोज़ राघव जी का इंतज़ार करते हो, फिर उनसे बिना मिले ही चले क्यों जाते हो? सौम्या ने धीमी आवाज़ में नज़रें झुकाकर कहा। मैंने दांतों तले जीभ दबाकर सर खुजाया। तो आपको कैसे पता कि मैं रोज़ यहाँ से? अब सौम्या अपनी नज़रों से फिर ज़मीन की तरफ देखने लगी। और मैं आपको रोज़ कैंटीन से देखती हूँ। फिर आपने एक बार भी मुझसे पूछा क्यों नहीं? सौम्या जी, आप पल्लू को देखने में इतने खो जाते हो कि मेरा भी मन नहीं करता आपको परेशान करने का। मैंने फिर सर खुजाया। तब तक वहाँ राघव भी आ चुका था। क्या हुआ नवीन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, जैसे किसी ने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो? वैसे तुम यहाँ कैसे? सौम्या ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में नज़रें झुकाए ही कहा। आज क्या, ये तो रोज़ घंटों बैठ कर जाते हैं। मैंने सौम्या की झूठी मुस्कान देकर कहा। चलो ना, कैंटीन में कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं। नहीं, मुझे जाने में देर हो रही है, आप दोनों जाइए, सौम्या कहकर वहाँ से जाने लगी। मैंने सौम्या का हाथ पकड़ कर कहा, ये जो आपने रायता फैलाया है, इसे कौन समेटेगा? अरे हो रहीस की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सौम्या का हाथ पकड़ने की? पल्लवी गुस्से में आती हुई बोली। मैंने झट से सौम्या का हाथ छोड़ दिया और कांपते होंठों से कहा, अरे कुछ नहीं पल्लवी जी, मैं तो बस सौम्या को कॉफ़ी पीने के लिए बोल रहा था। आज ही हमारी दोस्ती हुई है। सौम्या ने मुझे घूर कर देखा। मैं राघव से इस सेने से बचाने की रिक्वेस्ट करने लगा। हाँ हाँ पल्लू यार, ये मेरा दोस्त है तो तुम दोनों का भी दोस्त ही हुआ ना। दोस्त, ऐसे दोस्तों को तो मैं मेरी जूती के नीचे मसल दूँ अगर मेरा बस चले तो। और हाँ राघव, अगर तुम इसे लेकर फिर मेरे सामने आए तो मैं हमारी दोस्ती तोड़ दूँगी, कहकर पल्लवी सौम्या का हाथ पकड़कर चली जाती है। सौम्या पीछे मुड़कर कान पकड़कर मेरी तरफ देखती है। मैं भी कोने तक हाथ जोड़कर उसे जाने का इशारा करता हूँ। राघव सर पकड़कर बैठ जाता है। मैं उसे कैंटीन में ले जाता हूँ। मैंने 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की, कुछ खा भी ले। अब मजनू की औलाद या इस प्यार नाम की भला से पेट ही भर जाएगा तेरा, राघव कहता है। मैं मुस्कुराता हूँ। नहीं नहीं यार, मैं हिटलर बाप और हिटलर लड़की का आशिक हूँ बस। बेटा, तेरी आशिकी तब निकल जाएगी जब दोनों तेरे सामने एक दूसरे के विरोध पक्ष में खड़े होंगे और तू बीच में। तुमने क्या सोचकर पल्लवी को पसंद किया बे? जानता नहीं था कि दोनों का मेल कभी संभव नहीं। फिर भी देख, मेरी बात मान, तू यहाँ से चला जा। अगर अंकल को भनक भी लग गई तो न जाने पल्लवी और तेरा क्या करेंगे। अब कुछ भी कर लें यार, लेकिन मैं पल्लवी के बिना नहीं रह पाऊँगा। सुबह आँख खुलते पल्लवी दिखती। उससे मिलने के बाद मेरी भूख प्यास सब गायब सी हो गई। और वैसे भी पापा के इस काले धंधे का मुझे पता चल गया। अब मैं उनके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। जहाँ एक लड़की पूरी ईमानदारी से गरीब और बेबस लोगों के लिए हर वक्त तैयार रहती है, वही मेरे बाप के पास इतनी दौलत होने के बाद भी दूसरों का हक लूटने में लगे रहते हैं। मैं पल्लवी से नज़रें नहीं मिला पाता क्योंकि मैं उस इंसान का बेटा हूँ। पल्लवी की नफ़रत पूरी तरह जायज़ है यार, इसलिए मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता। उसकी नफ़रत ही मेरे लिए अनमोल है, मैंने राघव से कहा। लेकिन तू उसे समझाने की कोशिश तो कर। तेरी आंखों में खुद के लिए प्यार देखेगी तो अपने आप समझ जाएगी। अब तो मुझे भी धमकी दे गई। तो मुझसे अब मत मिलना, मैं कल ही वापस चला जाऊंगा। पल्लवी की नफ़रत मुझे अपने बाप को सही राह पर लाने की हिम्मत देगी। कहाँ जाएगा तू? राघव ने पूछा। दिल्ली, अपने ताऊजी के पास, वहीं कुछ करने की सोचूंगा। तभी राघव के फ़ोन की घंटे बजती। पल्लवी घबराई से कहती है, राघव जल्दी आओ, जहाँ मेरे बाबा काम करते हैं मैं
और राघव दोनों मेरी गाड़ी में वहाँ पहुँचे जहाँ पल्लवी के पापा और भी कई मजदूर घायल थे। एक फैक्ट्री के पास नए कंस्ट्रक्शन की दीवार गिरने से कई मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। दीवार का वही हिस्सा गिरा जहाँ अधिक संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। राघव ने पल्लवी को मेरी गाड़ी में बैठकर जाने को कहा। पहले तो कुछ सेकंड घूरने लगी, फिर अपने पापा की हालत देखकर अपना ईगो साइड में रखकर पिछली सीट पर उनका सर अपनी गोद में रखकर सुला दिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। मेरी नज़र गाड़ी के मिरर से पल्लवी पर टिकी थी। आज पहली बार उसको इतना डरा हुआ देख रहा था। आंसू गिरते हुए अपने पापा को देखे जा रही थी। उसके पापा बेहोश थे। मेरा दिल अंदर ही अंदर झकझोरने लगा। उसके आंसू मुझे अंदर से कमज़ोर और खुदगर्ज महसूस करवा रहे थे। राघव मेरी भावनाओं को समझ रहा था। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर आंखों से सांत्वना देते हुए पल्लवी से कहा, अरे आज सेनी की आंखें बरस रही है, पागल हो गया। तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, अब चुपचाप रोना बंद करो। ये सुनते ही पल्लवी और भी तेज रोने लगी। मेरे पापा मेरे लिए हीरो हैं, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। राघव, जब एक बेटी बाप की गोद में सोती है तो सुकून महसूस करती है, लेकिन बाप निसहाय सा बेटी की गोद में बेहोश रहे तो उस बेटी के दर्द को तुम समझ सकते हो। थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर इलाज करके सर पर पट्टी कर देते हैं तथा घाव पर मलहम लगाकर कहते हैं सर पर चोट लगने से बेहोश हो गए, अभी कुछ देर बाद होश आ जाएगा। पल्लवी राघव से कहती है, तुम यही पापा के पास रहना, मैं अभी आती हूँ। राघव ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पापा की तरह ना जाने और कितने लोगों के बाप भाई बेटा वहाँ दबे होंगे। ओ लेडी डॉन, हम जाते हैं वहाँ, तुम अपने पापा के पास रहो, उन्हें भी तुम्हारी ज़रूरत है, समझी? चल नवीन, हम चलते हैं उनकी मदद के लिए। मैंने एक नज़र पल्लू को देखा जो शेरनी की तरह घूर रही थी, फिर भी धीमी आवाज़ में कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो राघव को फ़ोन कर देना। शेरनी भड़क गई, आंसू पोंछती हुई, आपको हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और राघव वहाँ से जाकर उन फंसे मज़दूरों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुँचाने लगे। कुछ मजदूर अभी भी दबे थे, कुछ की हालत बहुत गंभीर थी। तभी वहाँ का मालिक आकर घोषणा करता है कि जिन लोगों के सदस्य इस हादसे में घायल हुए हैं उनके इलाज का सारा खर्चा हमारी तरफ से होगा। अब ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रोने धोने का नाटक बंद करो। मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सीधा उसके मुंह पर जाकर कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, भूख ने निचोड़ कर रख दिया। जिनको हालात ना पूछो तो अच्छा है, क्योंकि तुम जैसे दौलत में अंधे लोगों को कुछ दिखाई भी नहीं देने वाला। मजबूरियां हावी हो जाएं तो ये ज़रूरी तो नहीं, थोड़े बहुत शौक़ तो गरीब भी रखते हैं। महान विद्वान एडविन पग ने कहा है, उस मनुष्य से ज़्यादा कोई गरीब नहीं जिसके पास केवल पैसा है। गरीब की कब्र पर ही अमीरों की मीनार खड़ी होती है। अगर दुनिया में गरीबी ही खत्म हो जाए तो अमीरी की मीनार ही गिर जाएगी। जिन्हें आप नाटक कह रहे हो वो इनकी बेबसी है, उन्हें केवल आंसुओं के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। जनाब, आप और हम जैसे बड़े लोगों की वजह से ही इन्हें अपना हक नहीं मिल पाता। हर जगह बस कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिए जाते हैं। वहाँ का मालिक अपनी कॉलर छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके आदमी उसे खींच रहे थे। मैं चीख चीख कर उनको वहाँ से हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसकी कॉलर छोड़कर कहा, इन लोगों के अंदर झाँक कर इनके दर्द को समझने की कोशिश करो। वो आदमी अपने सेक्रेटरी से कहता है, कौन है ये बदतमीज? शक्ल से तो किसी हमारी ही बिरादरी का लगता है। हाँ, मैं भी एक अमीर बाप की औलाद हूँ और मुझे इस बात पर बहुत घृणा होती है। राघव और कई लोग मुझे पकड़कर खींच रहे थे, लेकिन सच में मेरा मन उसका खून करने का था। मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मुझे खुद को होश नहीं रहा। मैंने कब राघव को धक्का दे दिया। जब उसे दूर गिरा हुआ देखा तब उसके पास जाकर माफ़ी मांगने लगा। कोई बात नहीं नवीन, लेकिन अब तो चल यहाँ से। राघव ने मुझे हाथ
पकड़कर कहा, हाँ यार, मैं यहाँ से अब ही निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? राघव ने पूछा। अब और नहीं रह पाऊँगा यहाँ। पल्लवी कभी मुझसे बात नहीं करेगी। ना जाने देश में कितने ही भ्रष्ट लोग हैं जो कुछ रुपयों के लिए अपना ईमान भी दांव पर लगा देते हैं। पल्लवी गलत नहीं यार, कहकर मैं वहाँ से जाने लगा। राघव की आंखें भी नम थी। मैंने गाड़ी जसवंत सर के पास गाड़ी होटल में पार्क करके बिना उन्हें बताए ट्रेन से जाने का फैसला किया, लेकिन मन ही मन ऐसा लगा जैसे कुछ छूट रहा है। मेरा मन हुआ एक बार सौम्या से बात करके अपने दिल का दर्द हल्का कर लूं। पल्लवी उसकी दोस्त है और वो उसे समझाए तो मेरे प्रति पल्लवी का थोड़ा बहुत नज़रिया बदल जाए। लेकिन अफसोस मेरे पास सौम्या के घर का पता नहीं था। मैंने राघव से फ़ोन कर सौम्या के घर का पता मांगा। उसे पता भेजते ही मैं चल पड़ा सौम्या के घर की ओर। मैं पैदल ही सोचता सोचता कब उसके घर के पास पहुंच गया। जब एक कड़क आवाज़ सुनी तब ध्यान आया, अरे कल मुही आज महीने की आखिरी तारीख थी ना, तो पगार तो मिली ही होगी। सौम्या पर एक करीब 45 साल की औरत चिल्ला रही थी, अरे इसे खाना तो चैन से खा लेने दिया करो, पूरे दिन से तुम्हारे लिए बैलों की तरह पसती रहती है, कभी तो थोड़ी दया इस पर भी दिखा दिया करो। एक 50 साल का आदमी जो व्हील चेयर पर बैठा उस औरत से कह रहा था। सौम्या ने नम आँखों से 2-4 निवाले लिए और उठकर जाने लगी तो वो औरत हाथ पकड़कर बोली, ये अकड़ किसको दिखा रही है? चुपचाप वैसे मेरी हथेली पर रख दे। सौम्या रोती हुई धीमी आवाज़ में, चाची हाथ धो लूँ, उसके बाद देती हूँ। सौम्या ने हाथ धोकर अपने पर्स से एक लिफाफा चाची के हाथ में रखते हुए कहा, मेरा सूट फट गया चाची, नया बनवाना है, कुछ रुपए दे दीजिए ना। उस औरत ने सौम्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, बस तुम्हें तो अपनी अय्यासी के लिए बहाना करके पैसे चाहिए। वो आदमी पर चिल्लाता हुआ बोला, अब तो इस पर हाथ उठाना छोड़ दो, अब ये बच्ची नहीं रही मालती, आप तो चुप ही रहो। खुद किसी काम के नहीं, इतने सालों से जो इसे पाला पोसा है उसका हर्जाना तो चुकाना ही होगा। कैसी औरत हो तुम मालती, मेरी बेबसी का और कितना फ़ायदा उठाओगी? दिन रात मेहनत की सारी कमाई तुम्हारे हाथ में सौंपती है, कम से कम उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही कुछ पैसे दे दिया करो। रुचि को इतने महंगे कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप खरीद कर देती हो और सौम्या को उसी के उतरे हुए कपड़े देते हुए तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता। वहाँ का नज़ारा देख मेरी आंखें फटी रह गई। एक बिना माँ बाप की लड़की पर इतना अत्याचार एक पल्लवी है जो बिना किसी रिश्ते के सौम्या का इतना ख्याल रखती है, और दूसरी तरफ उसकी चाची, नहीं, मेरा अभी सौम्या से मिलना ठीक नहीं होगा। अपने फ़ायदे के लिए सौम्या को किसी मुसीबत में नहीं डाल पाऊँगा। मैं वहाँ से वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। सामने शराब की दुकान देखकर मैं वहीं ठहर गया। मैंने 2-3 बोतल देसी शराब के गले में उड़ेल ली। पहली बार शराब को हाथ लगाया था और क्या करता, दिमाग फटा जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उस दिन समझ में आया था कि लोग इस टेंशन का रामबाण इलाज शराब को क्यों बताते हैं। कुछ देर बाद मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। धीरे धीरे चलता हुआ एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। तभी वहां से पल्लवी अपने बाबा के साथ ऑटो से जा रही थी। मुझे सुनसान रास्ते में पड़ा देखकर ऑटो रुकवा कर मेरे पास आई। ये देखो, बिगड़ी बाप की बिगड़ी हुई औलाद सड़कों पर नशे की हालत में धुत पड़ा है। मैं नशे में था, लेकिन उसकी आवाज़ से पूरा नशा उतार दिया था। उसने मेरी कॉलर पकड़कर उठाने की कोशिश की। ओ हेलो, अपने बाप के पैसों पर अयासी करने वाले, उठो, यहाँ सोने की जगह नहीं। तुम्हारे बाप ने कहकर पहले महल तो बनवा लेते, यहाँ इस तरह अयासों की भांति नहीं सोना पड़ता, असहायों की भांति नहीं सोना पड़ता। मेरे पैरों में अचानक जान आई। मैं अपने बल पर खड़ा होकर पल्लवी का हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष है? हर पल मुझे इस तरह कोसना बहुत चुभता। कब तक तुम्हारी आंखों में मेरी नफरत झलकती रहेगी? मुझे इस तरह गुस्से में देखकर पल्लवी थोड़ी सहम गई। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी भड़ास निकाल रहा था। चला जाऊंगा बहुत दूर, कभी अपने शक्ल नहीं दिखाऊंगा, यही चाहती हो ना तुम? लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बेशुमार रहेगा पल्लवी, उसे तुम कभी नहीं मिटा पाओगी। वो एकटक मुझे हैरानी से देख रही थी। आज पहली बार उसकी ज़बान
एकदम चुप थे। मैं उसकी खूबसूरती में कब खो गया पता ही नहीं चला। कहते कहते मैं अपने घुटनों के बल गिर गया। हाँ पल्लवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा पल्लवी, नहीं रह पाऊँगा। कहता हुआ मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो खुद को राघव के घर पाया। राघव की माँ मेरे सिरहाने बैठे सर पर हाथ फेर रही थी। दिल से उस वक्त मैं मम्मी को बहुत मिस कर रहा था। मेरी आंखें खुलती है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा सर दुख रहा होगा, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। आंटी राघव कहाँ है? क्यों, अब आई राघव की याद? राघव ने गुस्से में मुझे घूरते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दे, मैं कल रात अपने आपे में नहीं था। हाँ हाँ, वो मुझे पल्लवी ने बताया। राघव ने धीमे स्वर में मेरे पास बैठकर कहा। आंटी के रसोई में जाते मैंने राघव से कहा, क्या क्या कह रही थी वो शेरनी? बहुत गुस्सा थी तुम पर। कोई नई बात है तो बता, मैंने बीच में रोकते हुए मुस्कुरा कर कहा। नई बात यह है कि उसने कहा है नवीन को कह देना मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए कभी। जब तू बेहोश हो गया था तब पल्लवी ने मुझे फ़ोन कर बुलाया। मैं वहाँ पहुँचा तो पल्लवी ने कि पापा उसे डांट रहे थे। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि एक दिन कोई आवारा लड़के के साथ इश्कबाजी करती फिरो? पल्लवी अपने पापा के सामने नज़रें झुकाए खड़ी थी। जानता है वो अपने पापा का गुरूर है, और अब इंसान का गुरूर टूटता है तो तकलीफ़ दोनों को होती है। मेरे भाई, ये मैंने क्या कर दिया? अब तो सच में पल्लवी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं उठा और फ्रेश होकर चल पड़ा दिल्ली की ट्रेन पकड़ने। अपने मन ही मन कोस रहा था। अब मैं पल्लवी से नज़रें मिलाने लायक नहीं। अब तो उसके दिल में मेरे लिए और ज़्यादा नफ़रत के सिवा कुछ नहीं। मन में बहुत शर्मिंदगी थी। दिल्ली पहुँचते ताऊजी ने मेरे चेहरे से मन उदासी पकड़ ली। आज मेरे शेर बेटे का चेहरा क्यों उतरा है? ताऊजी ने सर पर हाथ फेर कर कहा। ताई जी मुझे देखते ही अपने हाथ की कॉफ़ी बना लाई। मुझे उनके हाथ की कॉफ़ी शुरू से ही बहुत पसंद थी। आज मेरा नटखट शैतान बेटा इतना मायूस क्यों है, कुछ बताएगा? ताई जी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मैं उनकी गोद में सर रख कर ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ बोला, काश मैं आप लोगों का बेटा होता। मैं टूट चुका हूँ इस अमीरी और ऐशो आराम के रौब से। मुझे पता चल गया ताऊजी, मेरे पापा का एक अलग से गैर कानूनी धंधा चलता है, जहाँ गरीबों के हक की ज़मीनें हड़प कर अपने फ़ायदे के लिए टावर लगाए जाते हैं, उनको धोखा दिया जाता। ताऊजी सर पकड़ कर कहते हैं, तो मेरी पीठ पीछे अब वो गैर कानूनी काम भी करने लगा। अभी फ़ोन करके उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। ताऊजी ने गुस्से से अपना फ़ोन निकाल कर नंबर डायल करते हुए कहा, लेकिन मैंने उन्हें ये कहकर रोक दिया, आप मेरी वजह से अपना बीपी मत बढ़ाइए, मैं खुद संभाल लूँगा। रिया का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया। फ़ोन उठाते ही बोली, भैया आपने आईपीएस के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। आपने बताया नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो। पापा बहुत गुस्से में जसवंत अंकल की क्लास ले रहे हैं। रिया कहती है, पापा कह रहे हैं साहबजादे को अपना बिजनेस करने में तो नाक नीची हो जाएगी, और अब सरकारी टट्टू बनकर नौकर की तरह सबके आगे पीछे घूम धूम मिलाता फिरेगा। ताऊजी ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, जो तेरा दिल चाहे वही कर, अपने देश और समाज की सेवा करके हम सबका मान बढ़ाना बेटा। अच्छा, तो आप उस दिन इसलिए उदास थे? इतनी बड़ी खुशी के मौके पर मैंने जब आपको हॉस्टल से बधाई दी तो सुझल चौंकते हुए नवीन से पूछता है। नवीन ने मुस्कुराकर कहा, पापा ने छुपकर मैंने 12वीं के बाद से ही हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। पापा के कहने पर मैंने मैनेजमेंट की डिग्री तो ले ली, लेकिन मेरा सपना आईपीएस बनने का था। पापा सरकारी अफसर बनने के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन मुझे समाज के लिए कुछ करना था। निर्धन और असहाय लोगों को न्याय दिलाना था। जब तक मेरी ट्रेनिंग की तारीख नज़दीक नहीं आई, मैं ताऊजी के पास ही रहा। वहीं पर हर समय पल्लवी के बारे में सोचता, बस राघव से बात करके दूर से वीडियो कॉल पर पल्लवी को देख लेता। ताऊजी मेरे आईपीएस बनने से बहुत खुश थे। दोनों ने मेरे सर पर हाथ फेर कर ढेर सारी शुभकामनाएं देकर भेजा। आते वक्त ताऊजी ने कहा, अगर तेरे पापा कुछ बोलें तो मुझसे बात करवा देना। जा बेटा, अपना सपना पूरा कर। मुझे ट्रेनिंग के लिए मैसूरी जाना था। मैं जयपुर जाकर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर
बिना पापा से मिले केवल माँ का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले मेरी 3 महीनों की ट्रेनिंग पहाड़ों की रानी नाम से प्रसिद्ध शहर मैसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में होनी थी। चारों तरफ से हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा मैसूर पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पतली घुमावदार सड़कें, हरे भरे पेड़ पौधे, ऊंची नीची पहाड़ियों से आती ठंडी हवा मन को और भी अधिक रोमांचित कर जाती है। यहाँ से फाउंडेशन कोर्स के बाद हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी में 11 महीनों की ट्रेनिंग के लिए भेज जाता है। यहाँ सभी सिविल सर्विसेज का एक साथ कंबाइंड कोर्स होता है। यहाँ हर अधिकारी अलग अलग राज्य संस्कृति से जुड़ा होता है। यूँ कहें कि ये एक छोटा भारत ही होता है, जहाँ सभी प्रशिक्षक छोटे बड़े शहरों तथा गांव से जुड़े होते हैं। वहाँ का अनुभव मेरे लिए बहुत अलग और दिलचस्प था। सुबह 5 बजे ट्रेनों की सीटी बजने के साथ ग्राउंड में हम सभी पहुँच गए। हमारी सुबह 10 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग होनी थी। सभी परेड में खड़े थे। तभी एक प्यारी सी आवाज़ कानों में पड़ी, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मन ही मन खुशी से के साथ हैरानी हुई। और ये कोई नहीं, पल्लवी थी, जो IPS का एग्ज़ाम पास कर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई। उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। हमारी ट्रेनिंग विकास पांडे, जो शक्ल से बहुत गुस्सैल और खड़ूस थे, पल्लवी को देखते उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे इस तरह अनदेखा कर दिया जैसे वो वहाँ है ही नहीं। जब पल्लवी ने फिर से कहा, सर आज के बाद दोबारा देर नहीं होगी, बस एक बार माफ़ कर दीजिए। पांडे सर कड़क आवाज़ में, बस करो फिर। मिस पल्लवी, आपको पता है पहले दिन का इम्प्रेशन कितना मायने रखता है। यहाँ हर गलती की सज़ा होती है, माफ़ी नहीं। आज का दिन तुम्हें दर्शक बनकर दूर खड़े देखना होगा। मैं इतना लाचार था कि एक नज़र पल्लवी को देख भी नहीं सकता था। मन ही मन उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब थोड़े रेस्ट समय से हम सब ग्राउंड में खड़े होकर पसीने साफ करने लग गए, लेकिन मेरी नज़रें पल्लवी पर टिकी थी, जो उदास एक तरफ अकेली बैठी आंखों से मोती गिरा रही थी। उसे इस तरह मायूस देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को हम सब अपने अपने कमरों में जाकर सोने की तैयारी करने लगे। सुबह फिर हम सब नए समय पर ग्राउंड में पहुँचे। पांडे सर आज पल्लवी के पास आकर कहने लगे, बड़ी जल्दी समझ गई आप समय का महत्व, जो 3 बजे ही आकर बैठ गई यहाँ, बहुत अच्छा लगा। सब लोग हैरानी से पल्लवी की तरफ देख रहे थे। कुछ लड़कियाँ दबी हंसी से पल्लवी का उपहास भी उड़ा रही थी। पल्लवी को अभ्यास में इतनी बजी थी कि उसके अब तक मुझे नहीं देखा था। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद हमें कोर्स के लिए क्लासरूम में जाना था, जहाँ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी क्लास थी। पल्लवी का न जाने कहाँ से आकर मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो सुजल उत्सुकता से बीच में ही बोल पड़ा, फिर क्या हुआ भैया, होना क्या था? मुझे देख जोर से कहा, तुम। सर के साथ बाकी सभी हम दोनों को घूरने लगे। मैंने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। पल्लवी ने चारों तरफ नज़र घुमाकर चुप तो हो चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा अब आंखों से बरस रहा था। मेरी दूसरी बार उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं चुपचाप सामने सर के लेक्चर पर ध्यान देने लग गया। आज मन में यही प्रार्थना कर रहा था कि क्लास जल्दी ख़त्म ना हो। न जाने ये शेरनी मेरी क्या हाल करेगी बाहर जाकर। कुछ घंटों में क्लास ख़त्म हुई, सब लोग बाहर आए। मैं सबसे बाद में क्लास से बाहर निकला तो सामने शेरनी आंख गड़ाए खड़ी थी। मैं बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से खिसकने लगा। उसने पीछे से आवाज़ दी, रुको। नवीन क्लासरूम से बाहर आता है। पल्लवी ने से गुस्से से बाहर उसी का इंतज़ार कर रही थी। नवीन उससे किसी तरह नज़रें बचाकर जाने लगता है। तभी पल्लवी जोर से कहती है, रुको। मैं चलता हुआ वहीं रुक गया, लेकिन उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। होती भी कैसे यार, शराब पीकर उसके पापा के सामने कितना तमाशा जो किया था। अपने पापा के काले धंधों का पर्दा डालने के लिए ही सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था ना। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई चीटिंग करने की
तुमने इतनी बड़ी एग्ज़ाम पास की है, पल्लवी ने गुस्से से कहा। पल्लवी के ये शब्द मुझे अंदर तक कचोट गए। मैंने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींच ली और किसी तरह उसके कड़वे शब्दों के जहर को पीने लगा, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ भी बोलूँगा उस पर पल्लवी बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। तुम लोगों की वजह से दिन रात मेहनत करने वाले गरीब स्टूडेंट अपना आत्मविश्वास गंवा देते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद भी जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो लोगों के ताने से बचने के लिए आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। तू कहते कहते पल्लवी वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मैंने जब उसे इस तरह बेहोश होते देखा तो बहुत ज़्यादा डर गया। पल्लवी क्या हुआ, बोलो ना पल्लवी। इतने में पास खड़े कुछ बैचमेंट्स वहाँ आ गए और उसे कमरे में ले जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। कुछ नहीं, बस थोड़ा डिप्रेशन और पूरी रात ना सोने की वजह से कमजोरी हो गई। 1-2 दिन रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कुछ दवाई सर के हाथ में थमाते हुए कहकर चला गया। तभी उसकी रूममेट आई, पल्लवी को देखकर कहने लगी, सर कल पहले दिन ट्रेनिंग से बाहर रहने की वजह से कुछ खाया पिया भी नहीं, पूरी रात रोती रही। लगता है अपनी प्रोफेशन लाइफ में बहुत पॉजिटिव है मिस पल्लवी, कहकर सर रूममेट रूहानी को दवाई बताकर चले गए। मैं दूर खड़ा पल्लवी को ही देख रहा था। रूहानी ने कहा, आप भी जाइए मिस्टर, मैं ध्यान रख लूँगी। मेरी आंखों में आंसू देखकर रूहानी कहने लगी, लगता है आपका और पल्लवी का गहरा रिश्ता है ना? नहीं तो रूहानी जी, लेकिन आपकी आंखों में पल्लवी के लिए फिक्र साफ बता रही है कि आप पल्लवी को बहुत करीब से जानते हो। जी आप पल्लवी का ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ, कहकर मैं वहाँ से चला आया अपने रूम में। और रोहित जो मेरा रूममेट था मुझे डिनर के लिए कहने लगा, नहीं यार तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है, कहकर मैं सोने के लिए बिस्तर लगाने लगा। ऐसे कैसे भूख नहीं है तुम्हें? देखो पूरे दिन मेहनत करने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा निकलती है उसकी तो भरपाई करनी होगी ना, नहीं तो हो गई ट्रेनिंग। रोहित मुझे ज़बरदस्ती जाने के लिए कहने लगा। मैं फिर भी नहीं गया। उधर रूहानी जब पल्लवी के लिए खाना लेने आई तो रोहित को देखकर कहने लगी, आज आपका दोस्त नहीं आया जो कल आपके साथ था? जी आप कौन? नवीन को कैसे जानती हो? मैं रूहानी, पल्लवी की रूममेट। पल्लवी कौन है? रोहित ने पूछा। आपके दोस्त से पूछना, अपने दोस्त से पूछना। लेकिन उसकी तबीयत खराब देखकर वो बहुत उदास थे, शायद इसलिए खाना खाने भी नहीं आए। आप उनसे कहना पल्लवी ठीक है, मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। रोहित भी उसके लिए खाना कमरे में ले आया। नवीन चल उठा जा, चल उठ जा, ये देख मैं तेरे लिए खाना यहीं ले आया। मैंने उसे झल्लाते हुए कहा, मैंने मना कर दिया था ना कि मुझे भूख नहीं है। अरे यार गुस्सा क्यों हो रहा है? तुम्हारी पल्लवी अब ठीक है, मुझे अभी रूहानी मिली थी मेस में। सच में वो ठीक है ना रोहित? देख नवीन, हम लोगों को पूरे 1 साल साथ रहना, अगर इस तरह तो अपनी टेंशन मुझसे छुपाएगा तो कैसे चलेगा? इनफैक्ट हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे की परेशानी हमें समझनी होगी। मैंने झुकी नज़रों से धीरे से कहा, पल्लवी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे उतनी ही नफरत करती। ये इत्तेफाक है कि जब मैंने पल्लवी से दूर रहने का फ़ैसला किया तब वो मेरे और भी पास आ गई है। ये कैसा प्यार है और किस उम्मीद से तू उससे प्यार करने लगा? तू बड़ा अफसर बनने वाला है, इस तरह भावुक होना तेरे आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं यार, लेकिन ये दिल है जो उसके सामने आते ही उसके लिए धड़कने लग जाता है। उसके सामने जाता ही क्यों है फिर? रोहित ने कहा। मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। देखो नवीन, अपनी निजी ज़िंदगी में अपने फ़र्ज़ और कर्तव्य को मिक्स मत करो। कहीं ऐसा ना हो प्यार के चक्कर में सबसे बड़े फ़र्ज़ को भूल जाओ। यही ही तो बात है रोहित, जो उसे सबसे अलग करती है। जो फ़र्ज़ और कर्तव्य हमारे अंदर वर्दी पहनने के बाद आए हैं वो पल्लवी में बचपन से झलकते हैं। यही बात मुझे उसकी तरफ खींचती है। ठीक है बाबा, मुझे ये प्यार वार का चक्कर समझ में नहीं आता। अब तू खाना खा और सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना, कहकर रोहित लेट जाता है और बेड पर। मैं भी रोहित के कहने पर थोड़ा बहुत खाया और फिर पल्लवी के बारे में सोचता हुआ सो गया। सुबह जल्दी हम सब ग्राउंड में पहुंच गए थे। पल्लवी भी बड़े जोश के साथ वहां खड़ी थी। उसे देखकर सर ने कहा, मिस पल्लवी आपको आज रेस्ट करना था ना, आप क्यों चली आई? पल्लवी बड़े जोश से बोली, इतने दिन रेस्ट ही तो किया है सर। उसका इतना
सटीक जवाब सुनकर पांडे सर के खड़ूस चेहरे पर पल्लवी के लिए गर्व झलक आया। पहले दिन तुम्हारा इम्प्रेशन थोड़ा कमज़ोर हुआ हो, लेकिन तुम अपनी जगह बहुत जल्दी बना लोगी। कहते हुए पांडे सर आगे निकल गए। रोहित पल्लवी को देखकर मेरी तरफ देखने लगा। मेरी नज़र तो पल्लवी पर ही टिकी थी। सर की कड़क आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। अटेंशन। दोपहर को हम सब लंच करने मेस में आए। रूहानी ने मुझे देखकर पल्लवी से कहा, अपना खाने पीने का ध्यान रखा करो। पल्लवी, तुम्हें देखकर किसी की सांसें चलती है। मुझे देखते ही पल्लवी के गुस्से से आंख लाल हो जाती है। देखो रूहानी, मुझे ये बेहुदा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा होगा अपने करियर पर फोकस करो, कहकर पल्लवी अपना लंच करने लगी। रूहानी का चेहरा उतर सा गया। बेचारी अनजान जो थी शेरनी की दहाड़ से। जब रूहानी की उदास देखा तो पल्लवी को बुरा लगा और बोली, मुझे इस लड़के से इतनी नफरत है कि अगर इस ट्रेनिंग में किसी को शूट करने के लिए कहा जाए तो पहले इस पर निशान लगाऊं। ये सुनते रूहानी के साथ पल्लवी भी जोर से हंस पड़ी। पल्लवी के हंसते ही निवाला गले में अटक गया और ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। अपनी टेबल से उठकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। रूहानी और रोहित मुझे हैरानी से देख रहे थे। पल्लवी को जब खांसी बंद हुई तो मुझे अपने नज़दीक देखकर झट से उठकर जाने लगी। खाना तो ठीक से खा ले, रूहानी चिल्लाती उसे देखने लगी। चुपचाप हताश होकर मैं अपनी टेबल पर बैठ गया। तुम पर इतना गुस्सा नवीन, लेकिन क्यों? तुझे देखकर पल्लवी इतना चिढ़ क्यों जाती है? मैंने मुरझाई आवाज़ में कहा, कुछ नहीं यार, बहुत लंबी कहानी है, बाद में आराम से बताऊंगा। रूहानी कमरे में जाकर कहती, आखिर नवीन ने ऐसा क्या कर दिया जो इतना गुस्सा करती रहती है उस पर? पल्लवी बिना कुछ बोले सो जाती है। एक दिन मैं रोहित और अपने बैचमेट्स के साथ हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने आया। मैं सबके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे डर था कि पल्लवी गुस्से में वापस अपना मूड खराब ना कर ले। अचानक पल्लवी का पैर फिसल गया। मैं सबके पीछे आ रहा था। पल्लवी पलटी खाते हुए जैसे ही नीचे जाने लगी, मैंने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन मेरा भी पैर जवाब दे गया और हम दोनों पलटी खाते हुए नीचे आने लगे। हमारी किस्मत अच्छी थी जो एक पेड़ का सहारा लेकर मैंने दोनों को नीचे जाने से बचा लिया। पल्लवी इतनी सहम गई थी कि मेरी शर्ट को कसकर पकड़कर सीने से चिपक गई और आंखों को मीचकर कहने लगी, हमें क्यों पकड़ा? अकेले ही जाने दिया होता, तुम तो बच जाते। तुम्हारे बिना इस ज़िंदगी का क्या मतलब रह जाता? मैंने मुस्कुरा कर कहा। उसने आंखें खोली और मेरी आंखों में देखने लगी। कुछ पलों तक उसकी नज़रें वहीं ठहर गई। रूहानी ने जब आवाज़ लगाई तब दोनों की निंद्रा खुद टूटी। पल्लवी ने हड़बड़ाहट में कहा, मेरे लिए हीरोपंथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही मुझसे अलग होने लगी, पहाड़ी की गहराई और नदी का पानी देखकर फिर से मेरा हाथ थाम लिया। हाय, उस दिन मौत के मुंह में होकर भी मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये वक्त यहीं थम जाए और पल्लवी इसी तरह मुझे थामे रहे। सभी दोस्तों की मदद से हम लोग ऊपर आ गए। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं सब मंत्र मुग्ध हो गए, मानो आसमान हमारे कदमों में हो। पार्वती घाटी कसोल में पार्वती नदी के पास स्थित है। इस कारण इसे पार्वती घाटी के नाम से जानते हैं। यह घाटी अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। यहाँ पूरे साल पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। ये घाटी ट्रैकिंग के लिए खास प्रसिद्ध है। लेकिन रोहित ने मुझे धीरे से कहा, आज शेरनी शिकार को क्यों घूर रही है? जब मैंने देखा तो पल्लवी ने नज़रें हटा ली। कुछ दिन बाद हमें भी यहाँ ट्रैकिंग के लिए आना था, जो हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। आते समय रोहित ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, जरा संभल कर चलना नवीन, वरना इस बार शेरनी तेरा शिकार करके रहेगी। पल्लवी को रोहित की बात पर आज पहली बार हंसी आ गई, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो रूहानी की तरफ देखने लग गई। इतने दिनों में मेरी अधिकतर बैचमेट्स से अच्छी जानकारी हो चुकी थी। पल्लवी, रोहित और रूहानी भी अच्छे दोस्त बन गए थे। रूहानी ने एक दिन मुझे अकेला देखकर मेरे पास बैठ गई। नवीन, पल्लवी अब तुम पर गुस्सा बहुत कम करती है ना? मैंने कहा, तो क्या हुआ, बात तो अभी भी नहीं करती और शायद कभी करेगी भी नहीं, कहकर मैं वहाँ से चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।